रात बहुत गहरी थी। ढोलकपुर का हर घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। खेतों की ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिलाती हुई गुजर रही थी। गांव के लोग आमतौर पर जल्दी सो जाते थे, मगर पिछले कुछ हफ्तों से रातें बेचैन सी रहने लगी थीं। कुछ ऐसा घट रहा था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था, और हर दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। चौपाल पर कुछ लोग लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और भय दोनों साफ झलक रहे थे। रामू ने धीरे से कहा, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। किसी ने हमारे गांव पे काला असर कर दिया है। ये तोड़का है। भगी ने कांपती आवाज में बोला, कल रात मैंने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अजीब चीजें देखी। मिट्टी के गोले, नींबू और राख के निशान। कोई तंत्र विधि कर रहा है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। गोविंद की पत्नी मीना पिछले कई दिनों से असामान्य व्यवहार कर रही थी। रात को अचानक चीखने लगती, फिर बेहोश हो जाती। वह कहती, कोई मुझे पकड़ रहा है, मैं आवाज नहीं निकाल पा रही। गोविंद उसे समझाने की कोशिश करता, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता। अगले दिन बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे जब उन्होंने देखा मिट्टी में नींबू, लाल धागे और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। उनकी चीख सुनकर गांव वाले वहां दौड़ पड़े। रामू ने कहा, ये तो साफ गले टोटके की निशानी है। कोई हमारे गांव को तबाह करना चाहता है। पंडित शंकर दयाल बोले, ऐसे निशान इंसानी काम नहीं होते। ये किसी शक्तिशाली काले जादू का परिणाम है। हमें पता लगाना होगा कि ये किसका काम है। सुना है एक रहस्यमयी औरत रातों में इधर दिखाई देती है। रात को पंडित, गोविंद और 2-3 बहादुर लोग लालटेन लेकर पीपल के पास पहुंचे। वहां उन्हें मिट्टी के गोले, जले नींबू और धुएं के धब्बे मिले। एक मिट्टी की गुड़िया पर मीना लिखा था। गोविंद का दिल बैठ गया। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सबकी निगाहें उधर गईं। एक साया धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। काली साड़ी ओढ़े एक औरत। वह मिट्टी के घड़े में हाथ डालकर कुछ बुदबुदाई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे हवा में कोई आत्मा बोल रही हो। अगली सुबह तालाब के किनारे उसी औरत की हंसी सुनाई गई। मीना की हालत और बिगड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब निशान उभर आए। वह कभी हंसती, कभी जोर जोर से रोती, कभी घर के अंदर दरवाजों पर हाथ मारती। गांव में अफवाह फैल गई कि वो औरत कोई इंसान नहीं, भुरीन की आत्मा है। वो स्त्री जिसे सालों पहले गांव ने तंत्र मंत्र करने के इल्जाम में जिंदा जला दिया था। कहते हैं वो मरने से पहले चीखी थी, जिसने भी मेरी राख छुई उसका घर उजड़ेगा, मैं लौटूंगी। पंडित ने कहा, सिर्फ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मंत्र और शुद्धि से ही ये बंधन टूटेगा। मगर उसकी आंखों में झांकना मत, वरना आदमी पागल हो सकता है। गांव में खौफ फैल गया। गोविंद ने कई बार देखा कि मीना नींद में उठकर बाहर जाने लगती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह चिल्लाती, अब मैं उसी की हूं, उसकी आत्मा मुझे बुला रही है। निर्णय हुआ कि तालाब किनारे पूजा की जाएगी। लालटेनों की रोशनी, गंगा जल और मंत्रों की गूंज के बीच सब पहुंचे। हवा में जलते मांस जैसी गंध थी। तभी घना धुआं उठा। उसमें से 3-4 साए निकले और वो औरत सामने आई। काली साड़ी, लाल आंखें, सूखे होंठ और हाथ में टूटा हुआ घड़ा। वह बोली, जिसका नाम मैं लिख दूंगी वो मेरा हो जाएगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। पंडित ने माला फेरनी शुरू की। गोविंद ने मीना को थाम लिया। मंत्रों की ध्वनि तेज हुई, हवा गूंजने लगी। अचानक घड़ा फट गया। काला धुआं आसमान में फैल गया। वह औरत जमीन पर गिर पड़ी और राख बन गई। सारे साए धुएं में विलीन हो गए। धीरे धीरे मीना की सांसें सामान्य हुई। उसकी आंखें खुली, मगर उसकी आंखों में अब भी एक हल्की काली परछाई थी। अगले दिन गांव में हवन हुआ। हर घर में गंगा जल छिड़का गया। पंडित बोले, बंधन टूट गया है, लेकिन सावधान रहना, तालाब के पास रात में रोशनी जलती रहनी चाहिए। गांव की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। मगर रात को कभी कभी तालाब के पानी में एक काली साड़ी तैरती दिख जाती। बच्चे कहते, भुरीन फिर लौट आई है। एक दिन गोविंद ने मीना को अकेले तालाब की ओर जाते देखा। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। गोविंद पीछे पीछे गया, मगर वहां पहुंचते ही मीना गायब थी। बस तालाब के किनारे वही टूटा हुआ घड़ा रखा था और उसी घड़े पर लिखा था, अब मेरा नाम मीना नहीं, भुरीन है। उस रात के बाद ढोलकपुर में फिर किसी ने लालटेन नहीं बुझाई, क्योंकि सब जानते थे अंधेरे में वो अब भी जिंदा है।